हाँ जी, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 35 सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। तो आज शुरू करते हैं, आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अभी तक जितना भी हो चुका, हमने जेड स्कोर के बारे में पढ़ लिया, उसको ग्राफ से कैसे एरिया आपने देखना है वो सब डिस्कस कर लिया। अब आगे की जो चीज है आज हम वो डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में और क्या क्या कुछ चीजें रहती हैं। कल एक चीज हमने पढ़ी थी, लिखा होता है म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, कुछ याद है ये? इसका मतलब मैंने आपको कहा था -1 to 1 का एक ही मतलब होता है। ये कैसे आया देखो, आपको पता है जेड स्कोर क्या होता है, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब अगर जेड स्कोर 1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो ये सिग्मा को उधर ले जाते हैं, सिग्मा आ गया x माइनस एक्स बार, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स बार प्लस कितना हो जाएगा, सिग्मा। ऐसे ही अगर z की जगह पे -1 को रख लें हम, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी x बार माइनस सिग्मा। बात समझ में आ रही है? और x बार क्या था, मीन था। ये म्यू भी तो क्या होता है, मीन। इसका जो मीन का स्टैंडर्ड सिंबल है वो म्यू होता है। तो यहाँ पे जो आपको पहला पॉइंट मिला z1 के करस्पॉन्डिंग, वो कौन सा है, x बार प्लस सिग्मा, मतलब म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी आपका म्यू प्लस सिग्मा है और ये म्यू माइनस सिग्मा है। अगर बुक्स में लिखा होगा म्यू -2 सिग्मा से लेकर म्यू +2 सिग्मा तक जाना है, दैट मीन्स वो z-2 से लेकर 2 तक की बात कर रहा है। आप चेक कर लो, अगर मैं z स्कोर की जगह पे इसका फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा, यहाँ पे 2 रख दूं, x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x बार प्लस 2 सिग्मा। और x बार क्या है, मीन, और मीन को स्टैंडर्ड सिंबल कौन सा देते हैं, ये म्यू देते हैं। म्यू और मीन एक ही बात होती है, ये तो चीज पता है ना आपको। तो ये क्या बन गया, म्यू +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर z -2 की बात करें, वहां उस पर्टिकुलर का x क्या बनेगा, म्यू -2 सिग्मा। अगर मैं z3 पे बात करूंगा तो उसका क्या बनेगा, वो पॉइंट की वैल्यू म्यू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर उधर जाएंगे म्यू -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला से ही आपको समझ में आ जाएगा। कल मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि इसका मतलब ये होता है। आज इसकी डेरिवेशन मैंने बता दी कि कैसे होता है। अगर बुक्स में लिखा होगा म्यू प्लस सिग्मा या मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन में अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करी है तो वो कहां पे आएगा, z1 पे। अगर दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करी हैं 2 पे, अगर दो स्टैंडर्ड डेविएशन घटाई हैं -2 पे, तीन जोड़ी हैं 3 पे, तीन घटाई हैं -3 पे। हाँ जी, दोबारा एक बार सुन लेते हैं क्या है। आपको z स्कोर का पता है क्या, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर z1 है, z की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के मेरे पास आई, x बार प्लस सिग्मा। और x बार और म्यू एक ही बात होती है, x बार आपका मीन होता है, म्यू भी आपका मीन ही होता है। ये म्यू इसका स्टैंडर्ड सिंबल है, नॉर्मली हम उसको x बार से डिनोट कर देते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो ये बना गया म्यू प्लस सिग्मा, कहां पे बना, z = 1 पे, ठीक है जी। फिर मैंने z -1 पुट कराया, यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या बन गई, x बार माइनस सिग्मा और म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? मतलब ये लिखने का तरीका डिफरेंट है, बात वही है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे पूछा गया कि z, आप बताइए जरा, एक ये या तो ये पूछ सकते हैं -2 से 2, डायरेक्ट पूछ लिया आपसे। अदरवाइज आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि x की वैल्यू जो बनेगी दैट इज म्यू -2 स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों का मतलब एक ही है। यहां z की वैल्यू आ रही है, यहां किसकी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू z -2 पे क्या बनेगी, म्यू -2 सिग्मा, और 2 पे क्या बनेगी, म्यू +2 सिग्मा। ये बात समझ में आई? ये एक बार दोबारा देख लो। मान लो ये हमने कर्व बना दिया, ठीक है। इस कर्व का मीन मुझे दे रखा है 50, मान लेते हैं 50 है। इसका एक और बेनिफिट मिल जाएगा हमें, मान लो 50 दे रखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है 30, लेट अस अज्यूम 30 है। हमें यह पता करना है, यहां पे मान लेते हैं z1 आ गया। अब यहां तो आपको पता है z0 होता है, ये मीन वैल्यू 50 हो जाएगी आपकी, और यहां पे z आ गया -1। आपको इस पॉइंट पे ये पता करना है कितनी वैल्यू होगी। जैसे मीन पे आपको पता है वैल्यू 50 है, मीन पे वैल्यू 50 है ना। हम मार्क्स की बात कर लेते हैं, कुछ भी सैंपल की बात कर लेते हैं, तो मीन पे मार्क्स कितने हैं बच्चों के, 50 आ रहे हैं। हमें ये पता करना है जब z1 हो जाएगा तब बच्चों के मार्क्स कितने रहे होंगे, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू प्लॉट करनी है हमें। अब आपको ये पता है जब z1 हो जाता है
उस पर्टिकुलर पॉइंट की रीडिंग क्या होती है, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो इसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी, 80। अब क्रॉस वेरीफाई कर लो, अगर इसकी रीडिंग 80 होती, मुझे जेड स्कोर निकालना होता, मैं क्या करता, 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 30, 1 आ गया, देख लो क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। अब मान लो यहां कहीं पे जाके Z2 आ गया, अब मुझे ये पता करना है कौन सी रीडिंग पे Z2 होगा। अब ये कहां पे होगा, मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड होंगी, मतलब मीन 50 प्लस ट्वाइस स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 30 है, मतलब इस रीडिंग की वैल्यू कितनी बनेगी, 110 बनेगी। आप क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, अगर 110 रीडिंग है तो Z स्कोर बताइए, 110 माइनस कितना 50, 60 हो गया, डिवाइड बाय कितना 30, 2 आ गया, देख लो समझ में आ रही है मेरी बात। अब ऐसे ही Z -1 आ गया, इस पॉइंट पे मेरी रीडिंग क्या रहेगी वो बताना आपने, बताइए कैसे निकालेंगे। मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करवा दोगे, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 20 आ गया। अब 20 पे क्रॉस वेरीफाई करो, Z स्कोर चेक करो, अगर मैं कहता आपको 20 पे Z स्कोर निकालना है, 20 माइनस कितना 20 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ गया, -1 आ गया। अब समझ में आ गई बात कि ये जो रीडिंग्स हैं Z स्कोर से आप वो रीडिंग्स तक भी पहुंच सकते हो, कि अगर मैं आपको मीन बता दूं, मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बता दूं, आपको मैं पूछ लूं कि Z स्कोर जब 2 होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रीडिंग क्या रहेगी, तो वो भी आप पता कर सकते हैं डायरेक्टली। बस ये सब चीजें थी, मतलब बुक्स में कल आपने देखा था कुछ इस ढंग से लिखा हुआ था, म्यू -2 सिग्मा, म्यू +2 सिग्मा, उसका मतलब वही है कि आप Z -2 से लेकर 2 तक की बात कर रहे हो। अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए एक इसमें एक लास्ट पॉइंट है, कोई ना ये मतलब ये जो हमने रीडिंग्स ली है रैंडमली ली है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 50-30 का, बट वो जो डेटा आपको दिया होगा उसमें रीडिंग ऐसी होगी कि वो वेरीफाइड होगी। ये तो मैंने एक जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे समझा दिया बस, वो तो मतलब जो भी होएगा उस क्वेश्चन में हो जाएगा सर। 110 कैसे आया, देखो जी यहाँ पे मैंने आपसे ये पूछा था कि इस पॉइंट पे जाकर मुझे Z2 मिल रहा है तो रीडिंग क्या रही होगी, ठीक है। तो एक तो इसका तरीका क्या है, मीन में, मीन मतलब म्यू में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ दो। अब बताइए मीन कितना है इस डेटा का 50, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 30, कितना आ गया 110 आ गया। अब क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इसको, अगर यहाँ की रीडिंग 110 है, यहाँ का Z स्कोर कितना होगा, रीडिंग माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, देख लो Z स्कोर 2 आ रहा है, मतलब रीडिंग से आप Z स्कोर तक जा सकते हैं और Z स्कोर से क्रॉस वेरीफाई करके आप रीडिंग तक भी आ सकते हैं। ये समझ में आ गया, डन। चलिए इसके बाद है एक लास्ट इसमें पॉइंट डिस्कस करने वाला, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे कर्व अपना कर्वेचर बदलता है, ठीक है, द पॉइंट एट विच द कर्व चेंजेस इट्स कर्वेचर। मतलब कैसे, देखो अब मान लो ये है कर्व, ये कौन सा है, ये जो कर्व मैंने बनाया ये कर्व कौन सा है, कनकेव है कॉन्वेक्स है, ये कनकेव डाउनवर्ड्स है, ये कनकेव कहां को है, नीचे को है। अब यहां इसके बाद ये ऐसा हो गया। अब देखो इसको ना मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं, एक तो ये पार्ट ए बी, एक ये बी से लेकर सी। अब ए से बी का कर्वेचर कुछ और है, बी से सी का कर्वेचर कुछ और है। अब जहां पे ये ग्राफ अपना कर्वेचर बदलेगा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट एट विच द कर्व चेंजेस इट्स कर्वेचर। ये बात समझ में आ गई। ये सिर्फ कुछ बातें हैं जो कर्व के बारे में आपसे पेपर में पूछ सकते हैं और पूछी भी हुई है पेपर पे कि आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताइए कहां पे मिलेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले ये समझो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या, वो पॉइंट जहां पे क्या हो रहा है, कर्व अपना कर्वेचर बदल रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं, देखो एक ग्राफ अगर हम ये इसी ग्राफ की बात कर रहे हैं, अब ए से बी तक तो एक ही नेचर का ग्राफ है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है ये। फिर बी से सी तक भी क्या है, ये डिक्रीजिंग है। फर्क सिर्फ किसका पड़ा, कर्वेचर का, ठीक है। कर्वेचर का मतलब होता है स्लोप, ये इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, ग्राफ जब स्टडी करे होंगे तो उसमें सब किया होगा ये, है ना। तो ये सब चीजें आई होप ये क्लियर है आपको, डन। चलिए
अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पे आएगा? देखो ये इस तरह से ही बनता होता है ना, यहां पे मिला और यहां पे मिला, ये यहां पे जो है z आपका 1 होता है और यहां पे z -1 होता है। मतलब जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नॉर्मल कर्व के होते हैं वो +-1 पे हमें मिलते हैं। मतलब जहां पे z 1 बन जाएगा उसी के बाद कर्व ने अपना कर्वेचर बदल लेना, कनकेव है कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स है कनकेव हो जाएगा। और जहां लेफ्ट हैंड साइड में -1 हुआ वहां पे उसने अपना कर्वेचर बदल लेना है, कॉन्वेक्स हुआ कॉन्केव बन जाएगा, कॉन्केव हुआ कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो मतलब ये चीज ध्यान करना, पेपर में क्वेश्चन क्या आया था मैं वो बता देता हूं कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी, इसका मीन दिया हुआ है 65, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है 15, इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताइए, इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताइए क्या क्या होंगे, व्हाट आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पहली बात ठीक है, मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कहां पे मिलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, -1 से लेकर 1 तक मिलता है, वो दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। अब जहां पे z1 है वहां पे रीडिंग क्या होगी? मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, जहां z -1 है म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो पहला पॉइंट होएगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का x1 वो कितना होएगा? 65 + 15 दैट इज इक्वल टू 80। और जो दूसरा पॉइंट होएगा दैट इज 65 - 15 इक्वल टू 50। ये समझ में आ गया? और एक चलो ये तो सिंपल सवाल था, हो जाएगा आपसे, मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पे मिलते हैं? म्यू प्लस सिग्मा एंड म्यू माइनस सिग्मा, दीज आर 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बहुत डिटेल्ड एक डिस्कशन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जितनी बातें सिलेबस में है मैं बस उतनी आपको करवा रहा हूँ। ये तो एमएससी बीएससी का जो मैथ है उस लेवल की ये टॉपिक है, बट आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही जरूरत है, इतनी आगे काम भी नहीं इतना खास आएगा। ये जितना जरूरी है उतना मैंने आपको सारा बता दिया। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का समझ आ गया, क्या होता है जहां पे कर्व अपना चेंजेस इट्स कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब समझ गए, अगर ऐसे है ऐसे हो जाएगा, ऐसे है ऐसे हो जाएगा, मतलब अपना कर्वेचर बदल लेना होता है। कॉन्केव है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव, ठीक है। कहां पे मिलता है? +-1 पे। अच्छा ये बताओ जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं वो कितना % एरिया कवर करेंगे? बोलो बोलो, सही कह रहे हो, 68.26%। बॉन्दल क्यों गए? -1 to 1 ही तो होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो कल तो बताया -1 to 1 कितना एरिया कवर होएगा? 68.26%। कान इधर से नहीं पकड़ना, इधर से पकड़ लिया, बात एक ही है। आपको डायरेक्ट नहीं पूछ के इनडायरेक्ट पूछ लिया, डायरेक्ट वो कहते हैं -1 to 1, इनडायरेक्ट पूछ लिया इन्फ्लेक्शन पॉइंट से। तो चीज मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, चीज आपको हर एक पता होनी चाहिए। ये नहीं पता कौन सी चीज को इनडायरेक्टली आपको चीज पूछ ले। अब यहाँ पे आपको पूछ लिया इन्फ्लेक्शन पॉइंट कवर्स हाउ मच % एरिया ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। अब आपको अगर पता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये -1 to 1 होते हैं फिर तो आप बता देंगे, नहीं पता क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ पे होते हैं, क्लियर हो गया। अब उसके बाद कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं आता। आप देखो ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें, ये ग्राफ ना इसके बाद एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसके बाद भी बेल जो होती है, आपने बेल देखी है, बेल एक जगह पे था ऐसी होती है, उसके बाद ऐसी ही नीचे को जा रही होती है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद दोबारा ऊपर तो नहीं उठती ना वो बेल, ऐसे ही इधर को आ रही है फिर ऐसे हो जाती है। तो ये इस तरह का ग्राफ है। पहले तो ये देखो इस शेप में ऐसे नीचे आ रहा है, फिर ऐसे हुआ, अब इसी शेप में रहेगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आगे कोई नहीं है। अगर हम कहें Z2 पे मिल जाएगा, नहीं, 3 पे नहीं, सिर्फ 1 पे मिलेगा जहां पे उसने अपना कर्वेचर बदलना था बदल लिया, दैट्स इट। उसके बाद कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं, ठीक है। अब एक चीज और बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अलावा ग्राफ में कितना % एरिया है? 100 - 68.26%, सिंपल। समझ आ रही है बात? तो मतलब क्वेश्चन सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। अब उसने पूछा क्या कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट के अलावा कितना एरिया कवर हो रहा है। आपको पता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट कवर करते हैं 68.26, उसके अलावा 100 में से माइनस करवा दो, बस बस जो भी आ रहा है। ये क्लियर होगी चीज? डन। चलिए जी,
दिस वॉज ऑल अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लेते हैं। कल टाइप नंबर 1 कर रहे थे ना, अब टाइप नंबर 2 पे आ जाओ। बुक देना है। हाँ जी, टाइप नंबर 2 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बड़ा लंबा सा है। बैटरीज की बात हो रही है, जो बैटरी होती है ना जिसमें वो हम वो लगाते हैं, इन्वर्टर्स वगैरह लगते हैं, उस बैटरी की जो मीन लाइफ है, एवरेज लाइफ, वो 300 घंटे की है और स्टैंडर्ड डेविएशन 35 आवर्स है। अब हमें क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ द बैटरीज हैव लाइफ ग्रेटर देन 370 आवर्स, ये बताना। क्वेश्चन है, आपको बैटरीज की बात हो रही है यहाँ पे, 300 घंटे एवरेज लाइफ है बैटरीज की, मतलब कोई बैटरी आप परचेज कर रहे हो, उनकी एवरेज 300 घंटे की है। कोई बैटरी 200 घंटे चल रही है, कोई बैटरी 400 घंटे चल पड़ी, तो एवरेज कुल मिला के 300 घंटे की एवरेज निकल रही है बैटरीज की। ठीक है, अब हमने ग्राफ बनाना है। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है ये। अब मीन लाइफ कितनी है, 300 घंटे, 300 घंटे की है, यहाँ पे 0, यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी होएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है 35 आवर्स। चलिए अब आगे आते हैं। आपसे पूछा क्या है कि 370 से ऊपर कितनी परसेंट बैटरीज हैं, 370 से ऊपर, मतलब ये वाली पॉपुलेशन निकालनी है हमें। ये समझ में आ गया, जो मैंने शेड करा है एरिया वो आपको फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, जेड स्कोर निकालेंगे पहले, कहां पे, 370 पे, बिल्कुल सही है। 370 माइनस डिवाइडेड बाय कितना आ गया, अब 2 को टेबल में बिना देखे बता दो, 47.72%, मतलब ये वाला एरिया 47.72% है। बट ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का इसके एक्सट्रीम राइट वाला है। वो 50 में से माइनस करवा देंगे, कितना आ जाएगा, बिल्कुल जी 2.28% आपका आंसर है। अब यहां क्वांटिटी दे नहीं रखी, अगर दिया होता 1000 बैटरीज हैं फिर हमारा आंसर क्या आता, 22.8 आ जाता। अगर हमें नंबर ऑफ बैटरीज दी होती फिर उसका 2.28% निकाल के न्यूमेरिकल आंसर आ जाता। अब यहां दिया नहीं, वो सिर्फ परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो जो बस यही आपका आंसर है 2.28%, सिंपल। समझ में आ गया, इसमें किसी टेबल की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं 3 वैल्यूज आपको याद करवाई है, 1 2 3। इसके अलावा कोई वैल्यू होगी वो आपको गिवन होगी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा सही क्वेश्चन है। इसमें ये है, थोड़ा ध्यान से करने वाला है। पहला तो पार्ट सिंपल है, 1000 बल्ब्स हैं, ठीक है, 1000 बल्ब्स जिनकी मीन लाइफ 120 दिन है और स्टैंडर्ड डेविएशन 20 डेज है। फर्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी बल्ब्स एक्सपायर इन लेस देन 90 डेज। पहला पार्ट तो सिंपल है, जल्दी से कर लीजिए फिर आगे बढ़े। हाउ मेनी बल्ब एक्सपायर इन लेस देन 90 डेज, 90 दिन से पहले कितने बल्ब एक्सपायर हो जाएंगे। क्या हो गया है, बुक नहीं है, वन पॉइंट फाइव तो जेड स्कोर आया होगा, नेगेटिव में आया होगा। आगे क्वेश्चन समझ लो क्या है, उसने ये पूछा हाउ मेनी बल्ब्स मतलब यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द बल्ब। 1.5 टेबल में देखो, बुक है आपके पास, (43.32) आ रहा होगा, 43.32%। बस आंसर बताओ अब क्या आएगा।
मतलब लेस देन 90 वाले बल्ब जो है वो निकालने आप। नहीं नहीं नहीं, हमें पूछा हाउ मेनी बल्ब्स, हाउ मेनी बल्ब्स का मतलब 1000 बल्ब आपको दे रखे हैं, उसमें से कितने बल्ब 90 से पहले एक्सपायर हो गए। जेड स्कोर आ गया। उसके बाद एरिया देखेंगे आप, एरिया देख लिया, वो परसेंटेज एरिया 50 में से माइनस करके जो चाहिए वो निकालेंगे। देखो देखो सुनो, ओ भाई सुन लो कैसे। 67 सही है, सही है, सही है। अब सुन लो क्या करना है आपने, यहां पे ये बल्ब्स की मीन लाइफ 120 दिन है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितने दिनों का है, 20 दिनों का। 90 दिन इससे पहले यहां कहीं पे आएगा। इसने हमसे पूछा 90 दिन से पहले कितने बल्ब्स एक्सपायर हो गए, मतलब यहां पे कितनी परसेंट पॉपुलेशन है। ये बात समझ में आई बात। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी बल्ब्स एक्सपायर इन लेस देन 90 डेज, मतलब ऐसे कितने बल्ब्स हैं जिनकी लाइफ 90 घंटों से भी कम है। वो 90 घंटों से कम यही इसके पीछे ही होंगे ना। ये 90 यहां फिर इससे बढ़ेगा, 120 आ गया, फिर और बढ़ रहा है, और जिनकी ज्यादा लाइफ है वो यहां पे आ रहे हैं। आ रही है बात समझ। तो 90 से कम तो इसी रेंज में आएंगे ना इस वाले पार्ट में, ये जो मैंने शेड करा है। तो ये परसेंट पॉपुलेशन निकाल लिया आपने। अब हमने क्या करा, पहले जेड स्कोर निकाला 90 पे, बताइए 90 माइनस 120 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, माइनस 1.5। नेगेटिव का मतलब यू हैव टू प्लॉट द एरिया इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो 1.5 को देखिए टेबल में कितना आ रहा होगा, 43 पॉइंट, वो कौन सा एरिया, शेडेड या अनशेडेड, अनशेडेड है। 43.32% एरिया ये वाला है, बट हमें तो चाहिए नहीं है, हमें तो शेडेड वाला चाहिए। वो कितना आएगा, 6.68%। ये आ गया हमारा परसेंटेज नंबर ऑफ बल्ब जिनकी लाइफ 90 घंटों से भी कम है। कुछ ऐसे बल्ब भी होंगे जो 50 घंटों में एक्सपायर हो गए, कुछ ऐसे भी हैं जो 60 घंटे चले और एक्सपायर हो गए। मतलब 90 से कम अगर 1000 बल्ब है उसमें से 6.68% बल्ब ऐसे हैं जो 90 घंटे से पहले ही कर गए अपना काम। अब ये बताओ 1000 का 6.68%, 66.8 अप्रोक्सीमेटली 67, मतलब हम हमारा आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट 1000 में से 67 बल्ब ऐसे हैं जो 90 घंटों से पहले एक्सपायर हो। समझ में आ गई बात, क्लियर। चलिए जी, पहला पार्ट सिंपल था, आई होप आप सभी को समझ में आ गया। और यहां जेड स्कोर 1.5 यूज हुआ है, और अगर यूज हुआ है उसकी वैल्यू गिवन होगी, इसकी टेंशन मत लो। ये आपको टेबल में से देखना आना चाहिए बस। पेपर में पता क्या लिखा होगा, पेपर में लिखा होगा जेड 1.5 और यहां पे डायरेक्टली लिखा होगा 43.32%। मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी ना क्वेश्चन में, वो रिक्वायरमेंट आपको यहीं पे दे रखी होगी, पूरा टेबल नहीं बना के दिया होगा। अब उनको पता है क्वेश्चन में 1.5 की जरूरत है, तो 1.5 की वैल्यू दे देंगे आपको। अगर मान लो 2.57 की जरूरत है, 2.57 आपको प्रोवाइड कर देंगे। मतलब जिस जेड स्कोर की जरूरत आपको पड़ेगी वो गिवन होएगा। हाँ उठा लो, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ बोलो बोलो। ऐसे थोड़ी होएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, जेड स्कोर 1 आ रहा होगा, फिर या तो कैलकुलेशन में गलती है, क्वेश्चन गलत है। तू ठीक है भाई, कुछ खा पी के तो ऐप उठाई था है, नॉर्मल है ये, नॉर्मल ऐसा नॉर्मल कैसा होएगा। ये पहला पार्ट समझ आ गया, पक्की बात। चलो अब सेकंड पार्ट ना बहुत ही टेढ़ा सा है, देखते हैं चलो कौन इसको करता है। सेकंड पार्ट, ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, बट ये आंसर जिसका सबसे पहले आएगा उसको मिलेगी, ठीक है। सिर्फ आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए ना। ना उस दिन ओए बड़ी दियन से पूछो, बैठे हैं ओए, तुम्हारे बैच में दी थी मैंने, ऐसी मुकर, चलो मुकर गया बदतमीजो। उस दिन क्वेश्चन ही थोड़ा ऐसा था, वो अजीब सा। इसमें आंसर आएगा एग्जैक्ट, जिसने एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया 3 मिनट दूंगा आपको, 4 मिनट चलो, जिसने एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया उसको कल बड़े वाली चॉकलेट मिलेगी। बड़े वाली, बड़े वाली मतलब बड़े वाली, वो जो 150 वाली आती है उससे भी बड़ी आती है वो मिलेगी, ठीक है। चलो पक्का 4 मिनट होंगे आपके पास,
चलो भाई सुन लो ओए। हाँ ये मैं बताने वाला हूँ, चालाक लोगों। 94 नहीं, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए उसकी, और ईमानदारी से करना है, ये नहीं कि जोड़ने चक्कर में 94 आंसर। चलो जी आगे। तो आंसर जो आएगा 94 तो आंसर है ही है, तो बताना ये कैसे आया, एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। और एक बात और, जिसने आंसर बता दे 94 बाद में एक्सप्लेन ना किया, उसे 2 चॉकलेट मैं लूंगा, ये भी देख लो। ये शर्त है भाई, कहीं बाद में कहो जी ये वो, तो आंसर दोगे, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। अब लिख लो, अब बोलो 94। चलो कोई ना, देखते हैं, चलो लिखो। व्हाट इंटरवल should be allowed if not more than 10% bulbs should expire before replacement? एक हिंट दे दो तो आपको, रिवर्स कैलकुलेशन है। रिवर्स मतलब परसेंटेज एरिया दे रखा है, ठीक है। परसेंटेज एरिया मतलब जो हम टेबल में देखते हैं ना, वो ऑलरेडी गिवन है, क्रॉस जाना है बस। बस ये हिंट है, और बहुत बड़ा हिंट है। बुक लब्बो पहला, ओए बुक लब्बो बुक। हो गया। इशिका, फिर है सौखा। जे बड़ा मुस्कुरा रहा है। हो गया जे, क्या कर रहा है? एक एक पीस आएगा, ग्रुप बनाओगे? 122 आंसर। कितना 122 आ रहा है? और बढ़ जाओ, एक आधी बार और ट्राई कर लो। ना करो करो, टाइम खुला है, दिमाग नहीं लग रहा। हाँ जी, 90 डेज। वो देखो। हाँ जी, इस साइड कोई कुछ नहीं। क्वेश्चन समझ में आया? फिर लगे क्या करने वो, लगे पेन चलाने हैं इस साइड। चलो कोई ऐसा करो, एक बंदा क्वेश्चन समझा दो, चॉकलेट उसको भी मिल जाएगी। सिर्फ क्वेश्चन समझाना बस, कोई एक बंदा। पढ़ के नहीं बताना, बदतमीज आदमी।
क्या बताना है? टाइम पीरियड का मतलब ये बताओ करेंगे कैसे, तो हल्का सा बता दो बस। ये मैंने ग्राफ, चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ग्राफ बना दिया मैंने। मीन दिया हुआ 120, ठीक है जी, आगे। मुझे तो दिख ही नहीं रहा, ये कॉमन सी बातें यार, ये कॉमन। मैं बता दूं, पता है क्या, कई बार ना ऐसा होता है, बड़ी कॉमन सी बातें बताई जाती हैं। अब कल परसों क्या हुआ आपको पता होगा, थापर के पास एक्सीडेंट हो गया बड़ा तगड़ा। वहां झुंड पड़ा हुआ है, लोग बैठे हैं, एक बंदा आया, एक्सीडेंट हो गया। मैं कहनी फोटोशूट चल रहा है, देख ले। अंशिया, मीन दिया हुआ है, ठीक है, स्टैंड डेविएशन दे रखा है, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? 10% बल्ब, मतलब मैं कहां पे प्लॉट करूं ये बता दो बस, स्टार्टिंग से। चलो सुन लो, चलो सुन लो, क्या करना है आपने, क्या करना है देखो, बल्ब एक्सपायर होने शुरू हो गए, ये 0 है, ये 120, और इसके बाद लाइफ बढ़ रही है बल्ब की। वो ये कह रहा है कि 10% बल्ब जब एक्सपायर हुए, ठीक है, उस टाइम पे कितनी लाइफ होगी बल्ब की। मान लो अब ये एरिया 10% है, तो ऑब्वियसली ये वाला एरिया 40% होगा, क्योंकि लेफ्ट में 50 है, राइट में 50 है। ये यहां 10% का मतलब कि 10% बल्ब एक्सपायर हो गए, और यहां 40% का मतलब यहां रीडिंग जो भी आएगी, मतलब मान लेते हैं यहां रीडिंग आपकी 75 आ गई, इसका मतलब हुआ 0 से लेकर 75 तक 10% बल्ब एक्सपायर हुए, और 75 घंटों से लेकर 120 घंटों तक 40% बल्ब एक्सपायर हुए। वो कह रहा है कि 10% से ज्यादा एक्सपायरी नहीं चाहिए। तो आप ये बताओ कब आप रुकोगे, मतलब इस पॉइंट पे आप रुक जाओगे बस। तो ये पॉइंट पे एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, सिंपल क्वेश्चन है। मतलब इस पॉइंट पे कितनी लाइफ रही है बल्ब की, क्योंकि अगर वहां से आपने लाइफ बढ़ा दी तो बल्ब की एक्सपायरी ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। आई रिपीट, सुन लो एक बारी। वो अब ये जो 10% है, ये 10% आपको डायरेक्टली एरिया दिया होगा, ठीक है। अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि यहां 0 से लेकर एक्सपायर होने बल्ब शुरू हुए, हो गए, हो ही गए एक्सपायर, यहां पे आके मान लो 75 घंटे लाइफ है बल्ब, यहां पे आगे 10% बल्ब एक्सपायर हो गए, 75 से आगे बढ़ेंगे कुछ और परसेंट एक्सपायर हो जाएंगे, वो हमें नहीं अफोर्ड, मतलब वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहां पे कितना परसेंट है? 40%। अब आप एक बात बताओ, 40% को क्रॉस देखना टेबल में, अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, ये जो टेबल आपका बना हुआ है, ये टेबल में जो भी आपको वैल्यू मिलती है वहां से आप उसको ये प्लॉट करते हो ना कि लेफ्ट में जाना राइट में जाना है। अब आपको ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, ये एरिया कितना है, 40% है, तो 40% से जेड स्कोर पे जाओ, पुट्ठा काम करना है। पहले मैंने आपको क्या कहा था कि जेड स्कोर मैं आपको दे देता हूं, आप टेबल में देखो, आप एरिया बताओगे। अब आपको मैंने कहा एरिया दे रखा है, पुट्ठा देखो, जेड स्कोर बताओ। अब आपको बस ये देखना है 0.4 कहां पे शुरू हुआ, सबसे पहला 0.4 कहां पे आया। ये दिख रहा है आपको यहां पे 4032 4015 दिख रहा है ना, ये आ रहा है 1.29 पे। अब देखो मैं सीधा चलता हूं, मैंने आपको कहा होता कि z आपका 1.29 है, तो z स्कोर वो बताओ, एरिया बताओ, क्या करोगे आप? सुन लो, मैं बता रहा हूं, सुन लो, दोबारा सुन लो एक बारी। अगर मैं ये कहता आप लोगों से कि आपके पास z स्कोर की वैल्यू 1.29 आ गई, अब आपको देखना टेबल में, क्या आप बताते? 40.15%। इसका मतलब सेंटर से लेकर राइट वाला एरिया 40.15% है, बट ये क्योंकि लेफ्ट है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे जेड स्कोर की वैल्यू -1.29 होगी। अब समझ आई बात क्यों नहीं आई? एरिया तो 40% है ना, और ये टेबल अप्रोक्सीमेटेड टेबल है, कोई एग्जैक्ट तो है नहीं, तो 40.15% एक्सेप्टेबल है। आपने ये देखा कि 40% कवर हो रहा है, तो टेबल में से 40% को क्रॉस वेरीफाई करके जेड स्कोर निकाल लो आप। आपसे मैं सीधा सवाल पूछूं कि 1.29 पे जेड स्कोर पे एरिया कितना है, क्या कहोगे आप?
40.15%, मतलब 40%। अब हमें एरिया प्लॉट कहां पे करना है? लेफ्ट में। लेफ्ट में मतलब जेड स्कोर क्या होगा? नेगेटिव। तो मतलब इस पॉइंट का जेड स्कोर कितना है? -1.29। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो एक चीज और, आपको अगर कह देता कि 15% बल्ब एक्सपायर नहीं होने चाहिए, फिर क्या होता सीन? फिर 35% का देखते हैं आप, बताना जरा देख के जेड स्कोर कितना आएगा, पुट्ठा देखना। 35 सबसे पहले कहां पे आया? 1.04, बिल्कुल सही है। अब अगर ये राइट में होता तो पॉजिटिव, लेफ्ट में होता तो नेगेटिव। क्रॉस जा रहे हो, रिवर्स कैलकुलेशन का यूज कर रहे हैं हम, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। डायरेक्ट में तो जेड दिया होता है, एरिया निकाल लेते हो। यहां एरिया दिया हुआ है, जेड निकालना है, पुट्ठा चलना है। अब समझ में आई बात? हमें ये चेक करना है कि 40% पॉपुलेशन कौन सी रीडिंग पे कवर हो रही है, ताकि हम 10% तक का पता लगा सकें। ये बात समझ आई आपको? अभी भी नहीं क्लियर? देखना कैसे है, ये जो वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे 0.3577 है, इसका मतलब होता है 35.77%। जो आपको वैल्यू दे रखी है 0.475, इसका मतलब है 47.5%। परसेंटेज में तो हमें निकालना आता ही है ना। अब हमें ये चेक करना है ये एरिया कितना है, 40% क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपको ये देखना है सबसे पहली रीडिंग 0.4 कहां पे मिली हमें। हमने पूरा टेबल देख लिया, 0.4 हमें मिल रहा है 1.29 पे। अब उठा जाओ, जेड स्कोर देखो 1.29 पे आपको वैल्यू मिल रही होगी 0.4015। मिल रही है नहीं मिल रही? इसका मतलब अगर जेड स्कोर 1.29 होता तो कितना है परसेंट एरिया कवर करता? वो 40.15% कवर करता। और यही मुझे 40% ही कवर करवाना है, बट वो कवर कहां करवाना है? लेफ्ट में। तो मतलब इस पॉइंट पे जो जेड स्कोर की वैल्यू बनेगी वो बनेगी -1.29। ये समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर है? ये जेड स्कोर मुझे मिल गया इस पॉइंट का। अब ये बताओ, इस पॉइंट का जेड स्कोर तो मिल गया। अब जेड स्कोर होता क्या है? इस पॉइंट की रीडिंग माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जेड स्कोर कितना मिला? -1.29। रीडिंग मुझे निकालनी है, मीन मुझे पता है 120, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है? 20। तो यहां से आपको एक्स मिल जाएगा, कितना आ रहा है? 94.2, मतलब अप्रोक्सीमेट 94। तो मतलब यहां पे कितनी बल्ब्स की लाइफ है? 94 घंटों की लाइफ है। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? क्लियर? अब इसको पूरा सब क्लियर हो गया ये? अब ये तो मैंने पूरा समझा दिया डिटेल में कि कैसे करना है। पेपर में आ गया, बाय ऑप्शंस करना आ गया, तो वो भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे? मान लो अब जैसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, कुछ दे रखा है 74 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 94। ठीक है, अब मैंने 74 पिक कर लिया। अब 74 का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करूं, यहां पे 74 आएगा अगर 74 सही है, और ये 10% एरिया को कवर कर रहा है, यही मतलब हुआ। और ये 40% को कवर करेगा, और ये मीन कितना है? 120 है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दे रखी है, तो आप क्रॉस वेरीफाई तो कर सकते हो। जेड निकाल लो जरा 74 पे, कितना आएगा? 74 माइनस 120 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है? -2.3 आ गई। अब यहां पे जरा जेड स्कोर देखो, वो टेबल देखो, क्या 40% है? 48% है। अब अगर ये 48% हो गया 74 के मुताबिक, तो ये तो 2% रह जाएगा, और हमें 10% चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आ रही है बात समझ? अब मैं 94 पे आ जाता हूं। अब अगर इस रीडिंग की वैल्यू 94 है, तो यहां पे जेड स्कोर निकालेंगे 94 पे। 94 माइनस 120 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जो दे रखी है, कितनी? -1.3 आ गया। अब 1.3 को टेबल में देखना, 40.3 टू अप्रोक्सीमेट 40% है। मतलब इधर का एरिया कितना बचेगा? 10%। वही चाहिए था हमें। बात समझ में आ गई? तो इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो बाय ऑप्शंस की हेल्प से, और इसको नॉर्मली भी आप कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन का थोड़ा सा ये ट्रिक था कि आपको सीधी कैलकुलेशन ना लगा के रिवर्स लगानी। अब आप ये बताओ, 20% एरिया कौन सा जेड स्कोर कवर कर रहा है? 20% एरिया बताना जरा एक बारी। इसमें कुछ नहीं,
20% एरिया, 0 पॉइंट कितना है 53, ठीक है 0.53 आ जाए, ठीक है। मतलब जहां पे सबसे पहला 20 मिला वो उसके करस्पॉन्डिंग आपने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली देख लेना, जो जेड स्कोर आएगा वो हमारा आंसर है। डन, क्लियर है। चलिए जी, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर ये टॉपिक वाइंड अप अपना। ये क्वेश्चन भी सही है, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, अच्छा नोट कर लो जी, कर लो। ठीक है, क्लियर है, डन। बाकी फिर अभी वो हो करना है ना अभी काम, होमवर्क। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।